जग्गा पाटिल और पुष्पा भाई में कोई फर्क नहीं था। दोनों ही एक दूसरे के दुश्मन थे, लेकिन दोनों ने कभी भी एक दूसरे पर जानलेवा हमला नहीं करवाया था। दोनों एक दूसरे को बर्बाद होते हुए अपनी आंखों से देखना चाहते थे। अपनी काली कमाई को सफेद करने के लिए दोनों ही दुनिया के सामने अपनी इमेज को बचा कर रखा था और तरह तरह की कंपनियों को खरीदकर मुंबई की चकाचौंध रोशनी को जाल में फंसा रखा था। लेकिन डार्क वेब की दुनिया में ये दोनों अंडरवर्ल्ड डॉन थे, जो पर्दे के पीछे बैठकर अपना काम किया करते थे। मास्टर रंगास्वामी कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं था। जैसे लड़कियों को बोला जाता है ब्यूटी विद ब्रेन, वैसा ही मामला कुछ मास्टर रंगास्वामी के साथ था। दिखने में तो वो नॉर्मल था, लेकिन उनका दिमाग चाचा चौधरी से भी तेज चलता था। अंडरवर्ल्ड के मामले में और मुंबई की सारी गैंग्स के बिजनेस की सारी इंफॉर्मेशन मास्टर रंगास्वामी के पास होती थी। मास्टर रंगास्वामी कोई पुलिस का आदमी नहीं था, लेकिन वो किसी पुलिस से भी कम नहीं था। मास्टर रंगास्वामी ने कभी भी पुष्पा भाई या जग्गा पाटिल से दुश्मनी नहीं ली और ना ही उनके काम में कोई दखल अंदाजी की थी। वो अलग बात है कि दोनों ही गैंग्स से उन्हें अच्छा खासा कमीशन मिलता था। जिंदल परिवार से उनके रिश्ते बहुत पुराने थे। एक जमाने में मास्टर रंगास्वामी विराज के दादा के साथ काम किया करते थे और जब डार्क वेब की दुनिया में मुंबई में तहलका मचाया तो मास्टर रंगास्वामी भी अपने तहलके के साथ डार्क वेब की दुनिया में सिरफिरे की तरह पहुंच गए थे। विराज के फोन को देखकर सभी अब विराज को लॉटरी वाला समझने लगे थे। रजत पाटिल की बहन सिमरन ने तो अपने 2 कदम पीछे ले लिए, जिससे उसे विराज की गंदी बू भी सूंघने को ना मिले। विराज को इन लोगों के बर्ताव से कोई खास असर नहीं पड़ रहा था, क्योंकि उसने अपने जीवन में ये सब पहले भी देख रखा था। विराज ने अकेले में जाकर मास्टर रंगास्वामी को कॉल कर दिया था। ट्रिंग 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 घंटी बजने लगी थी। जैसे ही मास्टर रंगास्वामी ने कॉल उठाया, वैसे ही विराज के कानों में एक आवाज आई। क्या बात है, आज जिंदल ग्रुप के छोटे शहजादे को मेरी याद कैसे आ गई? बताइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? ये सक्सेना कौन है? लवासा हॉस्पिटल के एचओडी। मुझे उनके बारे में सारी डिटेल्स चाहिए। मैंने सुना है कि उनके पिता का मुंबई के ट्रेड में सबसे बड़ा शेयर होल्डर है। क्या मैं जान सकता हूँ कि क्या ये सब सच है? अगर हाँ, तो मैं उनकी कंपनी को खरीदना चाहता हूँ। जब विराज ने रजत पाटिल के मुंह से एचओडी सक्सेना के पिता का हाल जाना, तो विराज को अपने पिता शमशेर जिंदल और उनकी पॉपुलैरिटी दिखने लगी। विराज किसी भी तरह ये नहीं चाहता था कि जिंदल परिवार अमीरों की लिस्ट में एक कदम भी नीचे आ जाए और मुंबई के अमीरों की सल्तनत किसी और के नाम हो जाए। यही वजह थी कि विराज ने मास्टर रंगास्वामी की मदद लेना ठीक समझा था। लेकिन बिजनेस के मामले में विराज अभी भी कई राज नहीं जानता था। वैसे तो विराज ने मास्टर रंगास्वामी को अकेले में जाकर कॉल किया था, लेकिन रजत पाटिल की नजरों से विराज नहीं बच पाया था। और जैसे ही विराज की बात रजत पाटिल के कानों में पहुंची, तो रजत पाटिल जोर जोर से हंसने लगा था। विराज रजत पाटिल के सामने ही किसी और से उनके ही साम्राज्य को खरीदने की बात कर रहा था। रजत पाटिल की हंसी लाजमी थी, लेकिन उस हंसी को विराज का समझ पाना बहुत मुश्किल था। लेकिन उसके लिए राह आसान होती जा रही थी। जग्गा पाटिल क्लीन इमेज के रूप में पाटिल एंड पाटिल ब्रदर्स के नाम से जाने जाते थे। उनकी संपत्ति इतनी थी कि एक नया मुंबई खड़ा हो सकता था, लेकिन डार्क वेब की दुनिया में उनका ज्यादा मन लगता था। इसीलिए अपने धंधे को उन्होंने मुंबई में उतना ही रखा जितनी की उन्हें जरूरत थी। ए लड़के, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि अगर तुम इतनी शेखी बगारोगे तो कोई तुम्हें उड़ा देगा? खैर, ये सब छोड़ो। ये कैसा रहेगा कि तुम मुझे अपनी कंपनी का नाम बताओ और वो मैं तुम्हारे लिए खरीद लूंगा। ये बोलने के बाद रजत पाटिल जोर जोर से हंसने लगा। दूसरी तरफ विराज को उसका गुरूर समझ आने लगा था। रजत पाटिल की बात सुनकर विराज ने गुस्से की नजरों से उसे देखा और साथ ही साथ उसे फोन पर मास्टर रंगास्वामी की आवाज आने लगी। तुमने धनंजय को जो लिस्ट दी थी, उस लिस्ट में सक्सेना की कंपनी टॉप पर है, लेकिन ये तुम्हारी आंखों का धोखा है। ये कंपनी पाटिल एंड पाटिल ब्रदर्स की है और मैंने धनंजय को भी यही राय दी थी कि वो अच्छे से सोच ले कि उसे क्या करना है। मेरी राय में उस कंपनी को छोड़ दो। ऐसी जगह हाथ मत मारो जहां हाथ दर्द करे। बी सेफ। मास्टर रंगास्वामी की बात विराज को थोड़ी अटपटी सी लगी। इससे पहले कि विराज मास्टर रंगास्वामी से कुछ कहता, सामने से मास्टर रंगास्वामी ने ही अपनी बात सामने रख दी थी। छोटे शहजादे, अगर आपको पाटिल खानदान से कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ है तो मुझे बताइए, मैं तुरंत ही उन्हें बर्बाद करने में लग जाऊंगा। जिंदल परिवार से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है और आपको किसी चीज के लिए कंपनसेट करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको उनकी कंपनी के कुछ शेयर खरीदने हैं तो मजे से खरीदिए,
बाकी का काम मुझ पे छोड़ दीजिए, लेकिन बस मेरी वो राय हमेशा ध्यान में रखिएगा। लेकिन अगर बात जिंदल परिवार की आती है तो आपको उन्हें बर्बाद कर देना है। मास्टर रंगास्वामी की बात सुनकर कुछ सेकंड्स तक विराज सोचता रहा और अपने मन में फुल प्रूफ प्लान बनाते हुए विराज जिंदल ने कहा, ठीक है तो फिर खत्म कर दो, बर्बाद कर दो। इसी के साथ विराज ने मास्टर रंगास्वामी का कॉल कट कर दिया था। जैसे ही विराज ने कॉल कट किया, रजत पाटिल जो विराज की बातें सुन रहा था वो जोर जोर से हंसने लगा, जैसे मानो उसने दुनिया का सबसे शानदार जोक सुन लिया हो। एक हाथ से अपने पेट को पकड़ते हुए और दूसरे हाथ को दीवार पर मारते हुए रजत पाटिल की हंसी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। ओह माय गॉड, लड़के तुम फोन पर मजाक कर रहे थे ना? मेरे परिवार को बर्बाद करोगे? पीकर आए हो क्या? हाँ, बर्बाद कर सकते हो, लेकिन अपनी हसीन सपनों में, क्योंकि रियलिटी में तो तुम मुझे छू भी नहीं सकते हो। मेरे खानदान तक पहुंचना तो दूर की बात है। जिस तरह से रजत पाटिल हंस रहा था उसे देखकर बाकी के कुछ लोग भी हंसने लगे थे। सारे लोग मिले हुए थे और सभी जानते थे कि जग्गा पाटिल क्या चीज है। पाटिल खानदान को बर्बाद करना, आखिर ये किस तरह का मजाक था? विराज जिंदल सभी के सामने एक मजाक बनकर रह गया था। किसी की भी हंसी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। जब से उनके कानों में ये बात गई थी कि विराज पाटिल खानदान को बर्बाद कर देगा, विराज की इस हरकत को देखते हुए सभी को यकीन हो गया कि ये लड़का नया नया अमीर बना है, वो भी किसी लॉटरी से। इसीलिए वो जानता नहीं है कि पाटिल खानदान क्या तोप है। वो ये नहीं जानता कि जग्गा पाटिल कौन है। वो ये नहीं जानता कि पाटिल खानदान क्या कुछ नहीं कर सकता है। वो ये नहीं जानता है कि पाटिल एंड पाटिल ब्रदर्स के इशारे पर क्या कुछ हो सकता है। और इतना सब कुछ होने के बाद क्या कोई पाटिल खानदान को इतनी आसानी से बर्बाद कर सकता है? उन लोगों की हंसी विराज के कानों में सुनाई नहीं दे रही थी। उसकी आंखों में उसका लक्ष्य दिखाई दे रहा था और उसके बाद विराज ने और कोई एक्सप्लेनेशन देना ठीक नहीं समझा। रजत पाटिल की बहन सिमरन भी विराज को देखकर एक अजीब मुस्कान दे रही थी, जैसे मानो वो विराज के साथ कुछ गलत करने का आइडिया सोच रही हो। अभी सभी लोग हंस ही रहे थे कि तभी अचानक रजत पाटिल का फोन बजा। रजत पाटिल ने देखा कि उसकी सेक्रेटरी उसे कॉल कर रही है। रजत ने बिल्कुल माइंड नहीं किया और तुरंत ही अपनी सेक्रेटरी का कॉल उठा लिया। लेकिन फोन उठाने के बाद रजत पाटिल के चेहरे की हंसी पूरी तरह से गायब हो गई और उसके मुंह से क्या क्या बकवास कर रही हो? जिंदल ग्रुप ने हमसे सारे रिश्ते तोड़ लिए, लेकिन क्यों? सर, हमारे सभी शेयर होल्डर्स ने अपने अपने शेयर्स वापस ले लिए और तो और टैक्स ब्यूरो कह रहा है कि हमने टैक्स चोरी की है और अब हमारी कंपनी को सील कर दिया जाएगा। पुलिस ने मलेशिया से आ रहे हमारे सबसे बड़े कंसाइनमेंट को भी पकड़ लिया है। पूरे 100 करोड़ रुपए का कंसाइनमेंट था वो सर। हमारे हर अड्डे पर पुलिस छापा मार रही है। हमारे लोगों को अचानक से उठाना शुरू कर दिया है। जग्गा सर ने कहा कि आपको कुछ दिनों के लिए मुंबई से बाहर जाना होगा फॉर योर ओन सेफ्टी। रजत पाटिल की सेक्रेटरी ने रजत को सारे खतरों की डिटेल दे दिया था और उन सभी बातों को सुनते हुए रजत पाटिल की नजरें विराज जिंदल पर गड़ी हुई थी। व्हाट द फक, हमें नुकसान पहुंचा गया? पाटिल एंड ब्रदर्स को इसकी हिम्मत कैसी हुई? हमारे कारोबार बर्बाद करेगा। जैसे ही रजत के मुंह से ये शब्द बाहर आए, सभी की नजरें विराज जिंदल को घूरने लगी और रजत को भी पूरा शक था कि ये सब विराज की वजह से ही हुआ है। रजत की बातें सुनकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान थे और फुसफुसाहट का दौर शुरू हो गया था। क्या ये सब इस लड़के ने किया है? दिखने में तो ये गरीब से अमीर बना हुआ लगता है, लेकिन इसकी इतनी हिम्मत कि इसने जग्गा पाटिल से पंगा लिया। किसी को भी भरोसा नहीं हो रहा था कि ये सब विराज का किया धरा है। रजत पाटिल भी इस बात को मानना नहीं चाहता था, इसीलिए उसने जल्दी जल्दी लोगों को कॉल्स करने शुरू किए। सभी लोगों से बात करने के बाद रजत पाटिल का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था और उसकी आंखों में खून नजर आ रहा था। क्या ये विराज के लिए खतरे की घड़ी थी? विराज को अपनी खूनी आंखों से घूरते हुए रजत ने अपनी मुट्ठी बंद की और जोर से चिल्लाते हुए बोला, Who the hell are you? ओह, तो तुम मुझसे पूछ रहे हो? क्यों? क्या तुम मेरा घर खरीदना चाहते हो या फिर कोई मेरी कंपनी पर तुम्हारा दिल आ गया है? वैसे तुम्हें मेरा घर बहुत आसानी से मिल जाएगा, बस नाम ही काफी है और मेरे घर को तुम बहुत आसानी से खरीद भी लोगे। विराज जिंदल को मजा आ रहा था, लेकिन विराज ने अभी तक अपनी सच्चाई सामने नहीं रखी थी। विराज ने देखा कि रजत पाटिल अब गुस्से में तिलमिलाने लगा है, तो अपनी जीभ को थोड़ा आराम देने के बाद वापस से विराज ने कहा, जिंदल, विराज जिंदल, जिंदल ग्रुप ऑफ कंपनीज का छोटा शहजादा। जैसे ही विराज के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही चारों तरफ खामोशी पसर गई। रजत पाटिल का मुंह खुला का खुला ही रह गया
और तब तो बस मक्खी के अंदर जाने का ही इंतजार हो रहा था। गुस्से की आग बढ़ती जा रही थी और रजत पाटिल विराज को घूर रहा था। रजत पाटिल के सामने उसका दुश्मन खड़ा था, लेकिन उसके बाद भी किसी डम्बास की जैसे रजत पाटिल कुछ नहीं कर पा रहा था, या फिर यूं कहें कि उसे अचानक से एक गहरा सदमा लग गया था, क्योंकि जिसे वो लॉटरी वाला अमीर समझ रहा था उसने उसकी पूरी बैंड बजा डाली थी और इसी कारण रजत पाटिल सदमे में चला गया था। क्या होगा आगे? क्या रजत पाटिल और उसके लोग विराज पर हमला करेंगे? क्या विराज उन हमलों से अपने आप को बचा पाएगा? क्या पुष्पा भाई अब खेल में आएंगे और अपना जलवा दिखाएंगे? क्या जग्गा पाटिल इस दुश्मनी को आगे ले जाएगा, या फिर कुछ ऐसा होगा जिससे ये खेल और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड ओनली ऑन पॉकेट एफएम।